अब हमारी मुलाकात जब ही होगी मिस्टर वकील, जब वो वसीयत आप खुद दिखाने आएंगे मुझे। जाकर हमारी से बॉन्ड निकाल लो, मैं जब तक बड़ी अम्मा से मिलकर आता हूँ। या अल्लाह, अरे लग गया, 5 लाख का बॉन्ड लग गया। अरे यार वसीम, आज तो किस्मत तेरे साथ है। अंदर ही अंदर उसने अपने शौहर को एमडी बनाने के लिए ये चक्कर चलाया है। गलत, बिल्कुल गलत। रोहेल साफ साफ अल्फाज में खुद मना कर चुका है। किस मुंह से एतराज करेगा वो? 2 दफा तो पहले मना कर चुका है। अच्छा खैर, उसे छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या फैसला है? ठीक है बड़ी अम्मा, जो आपका और भाईजान का हुक्म। अगर कुछ करना ही था तो वकील को 15-20 लाख का लालच देकर अपने नाम जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता वसीयत के। आबिद साहब, आपकी वकील साहब से बात हुई? जी सर, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वो कहने लगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, शायद कोई ज़रूरी बात है। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? किसी की किस्मत के बॉन्ड मुझे लग गए, और वो भी पूरे 5 लाख के। लाइबा, लाइबा, आर यू ओके? जी, आप परेशान मत हो। तुम बैठो, मैं क्रीम लेके आता हूँ। इतनी बुरी न्यूज तो नहीं दी थी मैंने आपको कि आपने दिल के साथ साथ अपना हाथ भी चला लिया। नाराज ना हो भाभी, ये मिठाई खास तौर पे आपके लिए लाया था। आपके ताउन के बगैर मैं लखपति कैसे बन सकता था भाभी? आपका हाथ जल गया, दवा लगा लीजिए, मैं जा रहा हूं। आपने बहुत अच्छा किया वकील साहब, जो इस बात का तज़किरा बड़ी अम्मा से नहीं किया, वरना बड़ी अम्मा को बड़ा दुख होता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये अचानक सोहेल साहब को वसीयत के कागजात देखने का इतना ज्यादा क्रेज क्यों हो गया? वकील साहब, हमारी फैमिली के जो मैटर्स हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है। जब से नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से ये तनाज़ात भी खड़े हो गए। इशू सिर्फ एमडी की सीट का था। बस इतनी सी बात है। मैं तो खुद चाहता हूं कि इन सारे बिखेड़ों से निकल जाऊं, लेकिन क्या करूं, बड़ी अम्मा की जिद के आगे मैं मजबूर हूं। बड़ी बेगम ठीक ही सोच रही हैं सर, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। मेरा भी यही कहना है वकील साहब। फिर किसको फाइनल किया आपने एमडी के लिए? रोहेल को। आप वकील साहब तमाम जो फाइनेंस के मैटर्स हैं वो आबिद साहब से डिस्कस कर लें, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी यूनियन न बने। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी सारे आप कानूनी तौर पर तय कर लीजिएगा। ठीक है सर, मैं आपके वर्कर्स से तमाम टर्म्स तय कर लेता हूँ। वकील साहब,
एक बात का ख्याल रखिएगा, सुहेल वाली बात बड़ी अम्मा को पता ना चले, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि सुहेल को ये पता ना चले कि आप तमाम हकीकत मुझे बता चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि वो शर्मिंदा नज़रों से मुझे फेस करे, उसे अपनी गलती का खुद ही एहसास हो जाएगा। ठीक है सर, एज यू विश। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं क्या समझती है आपकी बड़ी अम्मा अपने आप को। लाइबा के सामने तंज कर रही थी मुझ पर। आगे से अगर मैं कुछ कह देती ना तो क्या इज्जत रह जाती उनकी। चिराग जब बुझने वाला होता है ना फरजीन, तो इसी तरह फड़फड़ाता है। बड़ी अम्मा भी बुझते हुए चिराग की तरह है, तो कुछ दिन उन्हें भी फड़फड़ाने दो। बड़ी हिम्मत है आपा तुम्हारी, जो इस जहन्नुम में इतने साल गुजारती है। देख लो, इसलिए फरजीन मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इस घर में बहू बनकर आ जाओ, ताकि कुछ तो पोजीशन बन सके मेरी इस घर में। खाला अम्मी की भी नहीं चलती इस घर में। वो तो 2 दिन में इनका दिमाग दुरुस्त कर दे इस बड़ी दी का, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जायदाद के पीछे मजबूर है बेचारी। तुम इतना घूमती फिरती रहती हो फरजीन, तुम किसी सही आमिल का पता नहीं लगा सकती। मेरे सारे के सारे हरबे नाकाम हो गए। एक तो इस लाइबा से मेरी जान नहीं छूट रही। पहले तो अपनी माँ के घर जाती थी तो मैं इस बात का इश्यू बना दिया करती थी, लेकिन अब तो इसे अपनी माँ के घर जाने ही कम कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ आप। तुम तो कोशिश करना, कभी कोई काम पूरा मत करना। और हाँ, मैं तुम्हें बातों बातों में तो एक खास बात बताना ही भूल गई। कल रोहेल की बर्थडे है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़ आपा। आई एम श्योर कि लाइबा को याद नहीं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। और शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स आपा, यू आर अ जीनियस। अब आगे मुझे क्या करना है? आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सुहेल, जी मम्मी। बेटा मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, मगर क्या करूँ, ये तुम्हारे बाबा के फैसले हैं जो हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। मम्मी, ज्यादती की भी कोई हद होती है। आई नो बेटा। बेटा, वक्त और हालात का तकाजा यही है कि फिलहाल हमें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी, इस तरह तो बेटा 2-3 दिन मजीद और देखो, अगर बड़ी अम्मा और काशिफ के रवैये में तब्दीली ना आए तो फिर तो उस वकील को ऑफर कर देना। एक बार जायदाद हमारे हाथ में आ जाए तो फिर काशिफ और बड़ी अम्मा को दूध में से मक्खी की तरह ना निकाल दिया तो मेरा नाम अमीना नहीं। रोहेल, तुमने अपना कैबिन देखा, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये सब कुछ तुम्हारे लिए था। मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से इस बिजनेस को पीक पे लेके जाओ, जो बाबा का ख्वाब था। लेकिन भाईजान, इतनी अहम और बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एमडी की सीट पर मुझसे पहले आप बैठें। थैंक यू रोहेल, ये ऑफिस और फैक्ट्री तुम्हारी है, घबरा मत,
भाभी साहब है ना तुम्हारे साथ? जी भाईजान। रोहेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। नहीं भाईजान, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी और बाबा की साख खराब हो। ये क्या कह रही हो फरजीन तुम? मैं तो समझ रही थी काशिफ रिदा और लाइबा को साथ लेकर अम्मा को चेकअप कराने गए। मुझे तो खुद यहाँ आप लोगों को देख के हैरानी हो रही है खाला में। एक छत के नीचे रहते हुए इतनी सियासत खेली जाती है यहाँ पे, वो तो मुझे भी नहीं पता चलता। मैं तो बर्दे वेस्ट करने गई थी रोहेल को ऑफिस में, पता चला रोहेल नई फैक्ट्री गए हैं। सेल पे कांटेक्ट किया तो सेल बंद था। आबिद साहब ने बताया कि रिदा और मिसेस रोहेल आए हुए हैं ऑफिस। वो दोनों वहां क्यों गए? अरे आप लोगों को तो ये भी नहीं पता, रोहेल को नई फैक्ट्री का एमडी बना दिया गया है। क्या? देखा खाला अम्मी, मैं आपको पहले से यही कह रही थी, लेकिन आप तो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अरे मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरी सगी औलाद ने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। और रही बात एमडी बनने की, तो रोहेल भी तो मेरा ही खून है। वो सुहेल की तरह कोई बेवकूफ थोड़ी है। बड़ी भी ने बागी कर दिया है मेरी औलादों को, वो भी मुझसे। ये बड़ी अम्मा को कह रही है, खुद क्या काम है? और पैसा बदल लिया इन्होंने। आपा, तुम रोहेल की बीवी बनाकर मुझे यहाँ लाना चाहती हो ना? तो फिर मेरे होने वाले शौहर की तरक्की से जेलस क्यों हो रही हो? फरजीन, तुम भी? लाइबा, आज मैंने अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम दौर का आगाज किया। बचपन से लेकर आज तक पापा और काशिफ भाई ने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। कभी भी मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होने दिया। इसलिए आज ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का सफर मैंने एक ही पल में तय कर लिया। तुम्हारे साथ ने मुझे हमेशा हौसला दिया, एंड आई होप कि आइंदा हमारे दरमियान कोई रंजिश नहीं आएगी। रोहेल, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला रोक के बगैर भी जिस्म जिंदा रह सकता है। हाँ? रोहेल, आप मेरी रूह हैं और रूहें मरने के बाद ही। I love you so much. वाह बड़ी अम्मा, क्या फैसला सुनाया है आपने। रोहेल को एमडी बना दिया। मगर मैं जानता हूं किसी सियासत की बिसात पर बिछे मोहरे की तरह रोहेल को इस्तेमाल कर सकें
काशिफ भाई ने इसीलिए एमडी की सीट दी है इसे। मगर घी निकालने के लिए अब मुझे भी उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ेगा। श्वेत, आप अभी तक जाग रहे? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। तुम सो जाओ। क्यों फोन किया है तुमने मुझे? तुम्हारा हाथ जल गया मेरी वजह से। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछने के साथ साथ तुम्हारा शुक्रिया भी अदा कर दूं। ना तो मुझे वो प्राइस बॉन्ड देती और ना मेरा इनाम निकलता। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, क्यों तुमने मेरी जिंदगी का सुकून गारत कर दिया है? क्यों? और अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे अरे लाइबा, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक आखिरी बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, जिसके बाद तुम भी आजाद और मैं भी। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहता हूँ और कब, ये मैं तुम्हें डिसाइड करूँ। कमीने इंसान, खामोश हो जाओ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ? खामोश। गुस्सा मुझे भी आता है, और वैसे भी तुम्हारे जैसी नाजायज बच्चे की माँ को पारसाई की बातें कुछ सूट नहीं करती। तुम अच्छी तरह सोच लेना, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा।